हेलो स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज का इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इस वीडियो के अंत में आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। तो इलेक्ट्रॉन खोज का जो स्टोरी शुरू होता है 19वीं सदी में कैथोड किरणों के खोज के समय शुरू होता है। कैथोड किरणों के अध्ययन के लिए जिनका महत्वपूर्ण योगदान है उसमें सर जूलियस प्लकर हैं, विलियम क्रुक्स हैं, जे पेरिन हैं और जे थॉमसन हैं। इन्होंने कैथोड किरणों के बारे में बहुत ही अध्ययन किया, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा सराहनीय और ज़्यादा जो प्रयोग कैथोड किरणों के संबंध में किया वे जे थॉमसन थे। तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के बहुत सारे प्रयोग के बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि परमाणुओं से एक रेज निकलती है जिसको कैथोड किरण कहते हैं, और जो कैथोड किरण जो है वो कणों से बना है। मतलब कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि वो कणों का एक मार्ग है, एक सरल रेखा है। उन कणों को ही जो है आपके जे थॉमसन ने कार्पसल्स नाम दिया। उन कणों को क्या नाम दिया? कार्पसल्स नाम दिया, और ये बताया कि ये परमाणु से निकल रहे हैं। तो पहला बात तो यही क्लियर हो गया कि जो डाल्टन का परमाणु थ्योरी था, एटॉमिक थ्योरी था कि परमाणु जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उससे पहले भी जो दार्शनिक वर्ग ने जो विचार दिए थे कि इस नेचर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल जो है इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रकृति में उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जे थॉमसन के कैथोड किरणों संबंधी प्रयोग ने ये बता दिया कि परमाणुओं से एक रेज निकलती है जो कणों से मिलकर बनी होती है। उस कण को ही जे थॉमसन ने कार्पसल्स नाम दिया, और जी जॉन्स्टन स्टोनी ने उस कण का नाम, उस कार्पसल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इलेक्ट्रॉन नाम यूं ही नहीं रखा गया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक छोटा सा स्मॉल हिस्ट्री है। तो क्या है कि आप जानते हैं कि जैसे दार्शनिकों ने जो परमाणु के संबंध में अपने थ्योरियाँ दी थी और बोली थी कि परमाणु जो है नॉन डिविजिबल है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है, परमाणु सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा ही सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन के सिद्धांत से बहुत सारे रासायनिक गुणों की या रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या तो संभव हो पाई, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो सबसे बड़ा आपत्ति था डाल्टन के परमाणु थ्योरी में, जो सबसे बड़ा आपत्ति था कि पदार्थों में वैद्युतीय गुण क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि प्राचीन काल में ही, मतलब सदी ईसा पूर्व ही, लोगों को यह ज्ञान था कि अंबर नाम का एक पदार्थ होता है। अंबर जनरली एक पौधे से, पेड़ से प्राप्त होने वाला रेजिन है, रेशा है जो अपारदर्शी होता है। तो प्राचीन काल से ज्ञान था कि अंबर को रगड़ने से उसमें वैद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, और जे थॉमसन के प्रयोग ने यह बता दिया कि परमाणुओं से एक कण निकलता है। तो यह संभव है कि अंबर को रगड़ने से वैद्युत गुण का उत्पन्न होना क्या है? इलेक्ट्रॉन का या कण का स्थानांतरण होना। तो अंबर का जो ग्रीक वर्ड है, अंबर का जो ग्रीक वर्ड है वो देखिए क्या है, ये अंबर है ना, और इसका ग्रीक वर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रीक वर्ड है जो और संशोधित होकर कालांतर में क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम जी जॉन्स्टन स्टोनी ने दिया। किसने दिया? जी जॉन्स्टन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, अंबर से रिलेट करके। जो अंबर का ज्ञान लोगों को यह ज्ञान प्राचीन काल में, इस सदी ईसा पूर्व ही लोगों को ज्ञान था। तो अंबर से रिलेट करके जे थॉमसन द्वारा खोजे गए कार्पसल्स का नाम जी जॉन्स्टन स्टोनी ने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन नाम रखा। ये बात क्लियर हो गया। अब क्या है कि जैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो नाम जैसे हमारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं कि जी जॉन्स्टन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम रखा, तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जी जॉन्स्टन स्टोनी ने किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज कार्पसल शब्द से किसने किया? जे थॉमसन ने किया। तो इस बात को हमारे प्यारे बच्चे नोट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग किसने किया? जी जॉन्स्टन स्टोनी ने किया। ये बात क्लियर हो गया। इस महान खोज के लिए 1906 में जे थॉमसन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस महान खोज के लिए जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था।
अब रही बात कि सर आपने तो बता दिया कि कैथोड किरणों के खोज के दौरान जे थॉमसन ने देखा कि परमाणुओं से एक किरण निकलती है, वह किरण जो है कणों से मिलकर बनी है, उन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्या ये प्रयोग इतना आसान था? क्या इसमें सर जूलियस प्लकर भी कुछ किए थे? तो मैं बता दूं कि आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि गैसें जो है सामान्य दाब पर भले उसका आप जो विभव है ज़्यादा रख दीजिए, वो विद्युत के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब सामान्य दाब या उच्च दाब पर, मतलब नॉर्मल प्रेशर या हायर प्रेशर पर जो गैसें हैं वो कुचालक होती हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बैड कंडक्टर होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन दाब को कम कर दिया जाए और वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसको पावरफुल वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाए तो गैसों में विद्युत का विसर्ग होने लगता है। इस आधार पर सर जूलियस प्लकर ने 1859 में, कितना में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सन हमारे साइंस के बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन याद करने के लिए रिलेट करके याद करेंगे एक दूसरे से तो ज़्यादा आसानी होगा। सर जूलियस प्लकर ने, किसने? सर जूलियस प्लकर ने क्या किया, देखिएगा। सर जूलियस प्लकर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सर जूलियस प्लकर ने ये किया कि एक विसर्ग नालिका में उन्होंने किया, एक कांच की नालिका होती है, उस विसर्ग नालिका में गैस के दाब को 10 के घात -4 एटीएम से, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जो प्रेशर का क्या होता है, यूनिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने प्रेशर को कितना रखा? उन्होंने प्रेशर को रखा 10 के घात -4 एटीएम से 10 के घात -2 एटीएम तक रखा, और वोल्टेज स्रोत को उन्होंने लगभग 10,000 वोल्ट रखा। तो उन्होंने ये देखा कि इस कंडीशन में, और दाब को क्या है, कम कंडीशन में है, तो उन्होंने ये देखा कि इस स्थिति में विद्युत का क्या होने लगता है, विसर्जन होने लगता है कांच के नलिका से, ठीक है। और दाब जब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि हरे रंग की प्रतिदीप्ति भी उत्पन्न होती है। ऐसे कई चीज़ों को देखा। इसी के आधार पर विलियम क्रूक्स ने भी एक प्रयोग किया। आज जो आप विसर्ग नालिका या विसर्जन नालिका, जो डिस्चार्ज ट्यूब देखते हैं अपने केमिस्ट्री के बुक में या अन्य साइंस के कहीं बुक में देखते हैं, तो जो क्रूक्स ने जो ट्यूब तैयार किया था, जो मूल डायग्राम है वही आपको दिखाया जाता है। जो मूल टूल्स को तैयार, ऑपरेटर्स को तैयार किया था, किसने? विलियम क्रूक्स ने, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया उसको हम देखते हैं। आपने जे थॉमसन के एक नॉर्मल प्रयोग को देखा, आपने जूलियस प्लकर के बारे में देखा। अब जो क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉन खोज के इतिहास में, वो विलियम क्रूक्स से आया। लेकिन विलियम क्रूक्स को श्रेय दीजिए कैथोड किरणों के अध्ययन में और विसर्ग नालिका के बनाने में। कैथोड के बारे में वृत्तांत और डिटेल बताने का अगर श्रेय दिया जाए तो जे थॉमसन को ही दिया जाए। क्यों दिया जाए? देखिएगा, हम तो योगदान आंशिक सभी का मान रहे हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन खोज में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है वो किसका है? जे थॉमसन का है। तो देखिएगा क्या है। विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि कठोर कांच की एक नालिका लिया, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, और दोनों छोरों को सील कर दिया और दोनों से इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब दोनों छोर को सील करने के बाद दोनों में इलेक्ट्रोड लगा दिया, और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक पावरफुल बैटरी या प्रेरण कुंडली से यहाँ उन्होंने जोड़ दिया। जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा वो आपका कैथोड प्लेट है, जो धन सिरे से जुड़ा है वो आपका क्या है? एनोड प्लेट है। यहाँ पास विलियम क्रूक्स ने एक और ऐसे नालिका बना दी जिसको बोलते हैं निर्वात पंप बोला जाता है। निर्वात पंप के माध्यम से विसर्ग नालिका का जो दाब है उसको कम किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि सर निर्वात पंप की जरूरत क्यों है, वैक्यूम ट्यूब की जरूरत क्यों है। तो इससे हम क्या करते हैं कि प्रेशर को, विसर्ग नालिका के प्रेशर को कम करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सीधा कारण है कि पहले ही बता दिया गया है कि हायर प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर पर गैसें जो होती हैं बैड कंडक्टर होती हैं, है ना, गुड कंडक्टर नहीं होती हैं। तो निर्वात पंप के माध्यम से जब प्रेशर को कम किया जाता है तो इस विसर्ग नालिका में डाले जाने वाली जो गैसें होती है वो क्या होती हैं? तो विद्युत का उसमें चालन होने, कंडक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विलियम क्रूक्स ने एक विसर्जन नालिका बनाया, और उन्होंने प्रेशर को घटाते घटाते क्या किया कि उन्होंने प्रेशर को 10 के घात 2 एटीएम रखा। कितना रखा? 10 के घात में 2 एटीएम रखा। जब 10 के घात में 2 एटीएम रखा तो उसमें जो है विद्युत का विसर्जन देखते हैं उनके जो रखा। तो आप, उन्होंने जब 10 के घात -2 एटीएम रखा तो देखिए कि उन्होंने कोई भी परीक्षण नहीं किया, अर्थात उसमें
विद्युत विसर्ग नहीं हो रहा है। तो उनके जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं आपके बोर्ड पर लिखे हैं, 1 बाय 1 इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं कि सामान्य दाब एवं उच्च विभव पर कुछ प्रेक्षित नहीं होता है। उस चीज़ को सुधारिएगा कि 10 के घात -2 ATM रखने पर विद्युत विसर्ग नहीं होता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। सामान्य दाब एवं उच्च विभव पर कुछ प्रेक्षित नहीं होता, अर्थात गैस में धारा प्रवाहित नहीं होता है। ये कौन बता रहा है? विलियम क्रूक्स ने। जब निर्वात पंप की सहायता से अब दाब को 10 के घात -2 ATM तक करते हैं तो विसर्ग नालिका में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश का जो रंग है इस विसर्ग नालिका में लिए गए गैस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसमें गैस के रूप में हाइड्रोजन रखे हैं तो यहाँ पर जो है लाल नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड रखे हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? श्वेत रंग उत्पन्न होगा। ठीक है। और जब नालिका का दाब घटाकर 10 के घात -4 ATM कर दिया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है? बंद हो जाता है। परंतु कैथोड की सामने वाली प्लेट, मतलब इस प्लेट के सामने क्या है, यहाँ पास एक चमक उत्पन्न हो जाता है, मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। यह प्रतिदीप्ति जो है कैथोड प्लेट से निकलने वाले ये जो कणीय पुंज है ना, ये तो कोई रेखा नहीं है ना, एक कण है। ये जो कणीय पुंज है यहाँ कांच के दीवारों को टकराने से उत्पन्न होता है। इन कणीय पुंज को ही क्या बोलते हैं? कैथोड किरण बोलते हैं। और इस कैथोड को ही क्या बोला जाता है? इस कण को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये बात क्लियर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार और गौर से इसको आप देख पा रहे हैं कि सामान्य दाब और उच्च विभव पर रखते हैं तो किसी भी प्रकार का विद्युत विसर्जन नहीं होता है। जब दाब को 10 के घात -2 ATM तक करते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है और वो पूरा जो है रंगीन हो जाता है प्रकाश उत्सर्जन के कारण। और प्रकाश का रंग जो है उसमें डाले गए गैस के प्रकृति पर डिपेंड करता है। और जब 10 के घात -4 ATM हो जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। जब प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। ये प्रतिदीप्ति जो है ये कैथोड प्लेट से निकलने वाली कणीय पुंज को कांच के दीवारों से टकराने के कारण होता है। इस कणीय पुंज को ही क्या बोला जाता है? कैथोड किरण बोला जाता है या कैथोड रे बोला जाता है। और कण को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इतना हमको जानकारी जो किससे मिलता है? वो मिलता है, किससे मिलता है? वो मिलता है हमको विलियम क्रूक्स के ये प्रयोग से मिलता है। ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो और भी मामले क्या हैं धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यह ध्यान दीजिएगा कि विलियम क्रूक्स का जो प्रयोग था 1879 में था। ठीक है। याद रखने में सरल तरीका होगा। 1859 में जूलियस प्लकर, 1879 में विलियम क्रूक्स और 1897 में ग्रेट एनालिसिस किसने किया? फिर जे थॉमसन ने किया। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप जो है इसको ओके कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसको डिलीट करेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पास है हमको जो प्रयोग नहीं करना है, जो हमारे लिए उपयोगी है उसी को यहाँ रहने देंगे बोर्ड में। बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है कैथोड किरणें। क्या होने जा रहा है? कैथोड किरणें। कि आखिर कैथोड किरणों को डिटेल एक बार पढ़ लिया जाए तो हमारे लिए और भी सरल हो जाएगा। ठीक है। तो तैयार हो जाइए कैथोड किरणों के लिए। ठीक है। हमारा मेन टॉपिक भी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एवं कैथोड रेज। तो देखिएगा कैथोड किरणें, जैसे ही हम कैथोड किरणों का गुण पढ़ेंगे तो हमारा और भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। कैथोड किरणों के गुण या कैथोड किरणें, है ना। कैथोड किरणों का जो पहला गुण है वह है सरल रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें क्या करती हैं? सरल रेखा में गमन करती हैं, है ना। यह सरल रेखा में गमन करती है, यह सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट जो है हमारा एकदम सिंपल सा है, यह सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है। तो सरल रेखा में गमन करती है, इसको हम कैसे जाने कि सरल रेखा में गमन करती है? तो देखिएगा क्या कर दीजिए कि यहाँ पास एक अवरोध लगा दीजिए। ये जो विसर्ग नालिका है एक यहाँ आप अवरोध स्थापित कर दीजिए। अवरोध स्थापित कर देंगे तो आप देखेंगे कि सारा जो कैथोड किरण है, कैथोड किरण मतलब कण से बना है और उस कण को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये सब क्या है? इस अवरोध में रुक जाता है और इधर क्या होता है? काला पड़ जाता है। तो इससे स्पष्ट यह होता है कि कैथोड किरणें जो है सरल रेखा में गमन करती हैं।
कैथोड किरणें कहाँ गमन करती हैं? सरल रेखा में गमन करती हैं, अर्थात इसके बीच में कोई और डाल दिया जाए तो इधर डार्क साइड अपने आप आ जाएगा। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन कर रही हैं। अगर ये सरल रेखा में गमन नहीं करती तो कोई मार्ग से हो सकता है कि लीक होकर इधर आ सकती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा जो है कैथोड किरणें द्रव्य कणों से बनी है, द्रव्य कणों से बनी है। ठीक है, कैथोड किरणें क्या है? द्रव्य कणों से बनी होती है। मतलब कण है तो द्रव्यमान तो कुछ होगा है, और सरल रेखा में गति कर रहा है मतलब उसके पास एनर्जी भी है। जब एनर्जी है तो उसका मास तो उसके पास होगा ही। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हम कई बार सुने हैं, जाने हैं, और आने वाले दिनों में हम उसका डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिएगा, द्रव्य कणों से बनी है। इसको प्रमाणित देखिएगा कैसे किया गया है कि आप इसको देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, है ना। यहाँ पास एक ऐसा टूल्स लगाइए, यहाँ पास एक ऐसा टूल्स लगाइए जिसको आप लोकल भाषा में चक्री कहते हैं या घिर्री कहते हैं, ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा जो मतलब घूम सके, है ना। जैसे कि कोई घिर्री ऐसे है, देखिएगा चक्री ऐसे करके, और यहाँ पर से डंडा से लगाए हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो जब हवा का प्रेशर पड़ता है तो घूमना शुरू कर देता है। तो वैसा ही विसर्ग नालिका में जैसा ही आप इस प्रकार का एक टूल्स लगाइए तो जैसा ही इलेक्ट्रॉन इस पर टकराएगा तो ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है। तो घूमने लगता है तो इससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। लेकिन हमारे 11th स्टैंडर्ड का बच्चा इसको जानने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करता है कि द्रव्य कणों से मिलकर बनी रहती है और घिर्री घूमने लगता है। ये बात को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको रिलेट करने के लिए देखिए इस फार्मूला का उपयोग कर दिए, E = mc स्क्वायर का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा से है, और इस चक्री को घूमने के लिए ऊर्जा का जरूरत है, और ये कणों के टकराने से ही घूम रहा है। मतलब इस कण से इसको ऊर्जा मिल रहा है, मतलब ये कण क्या है? उसका द्रव्यमान है, मतलब यह द्रव्य कणों से बना है, क्योंकि किसी न किसी वेलोसिटी, किसी वेग से ही आकर टकरा रही है। तो E = mc² इस बात को इंगित करता है कि ये कण जो है, जो कैथोड प्लेट से निकल रहे हैं, वो यहाँ पास आके उसको ऊर्जा मतलब ट्रांसफर कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पास का यंत्र घूमना शुरू कर दे रहा है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है कि कैथोड किरणें द्रव्य कणों से बनी होती है, ये यहाँ से प्रमाणित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, इसको हम यहाँ डिलीट भी करते जाते हैं ताकि हमको और आसानी मिले। तीसरा पॉइंट है कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। इस चीज को हम कैसे जाने कि ऋण आवेशित होती है? तो इसको जानने का तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पास विसर्जन नालिका में यहाँ पास एक है धन प्लेट लगा लीजिए, और यहाँ पास क्या लगा दीजिए? ऋण प्लेट लगा दीजिए। अगर ये सरल रेखा में सीधे सीधे गमन करती हैं, अगर ये सीधे सीधे सरल रेखा में गमन करती हैं, तो ये बात तो तय हो गया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न यहाँ विद्युत क्षेत्र जो यहाँ प्रोड्यूस किया गया है, न उसके पॉजिटिव पार्ट से ये इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, न नेगेटिव का। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा ही यहाँ पास विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो इन किरणों का मार्ग क्या होता है? बदल जाता है। ये सब क्या है? धन प्लेट की ओर ऐसा चलना शुरू कर देते हैं। किधर चलना शुरू कर देते हैं? धन प्लेट की ओर क्या कर देते हैं? मूव कर देते हैं। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि ऋण प्लेट से दूर जा रहे हैं और धन प्लेट के नजदीक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इस पर जो है कैथोड किरणों पर ऋण आवेश है। मतलब ऋण आवेश है तो इस धन से अट्रैक्ट हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं, और इस ऋण से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, रिपेल हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग से ये भी बात क्लियर होता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं, अर्थात कैथोड किरणों को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश हैं। ऋण आवेश की मात्रा कितनी है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, आगे देखिएगा गौर से। इसको अब यहाँ से पुनः वापस आते हैं, बैक आते हैं हम, ताकि हमारा प्रयोग चलता रहे। जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है? पहला तो हम लिख लिए, यह सरल रेखा में गति करती है, कैथोड किरणें द्रव्य कणों से बनी होती है, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। चौथा पॉइंट जो है, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें
ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये सिंपल सा फंडा है, कभी भी दो वस्तुओं का कोलाइजन होता है, टकराहट होता है, तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होता ही है, ऊर्जा का जो क्षरण होता है ऊष्मा के रूप में। तो आप ध्यान देंगे कि जहाँ भी कैथोड किरणें किसी भी वस्तु पर टकराएंगी तो वहाँ पर गर्माहट उत्पन्न हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा ही। पांचवा पॉइंट देखिए कि कैथोड किरणें जो हैं गैस को उत्पन्न कैथोड किरणें जो हैं, कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती है। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती है, गैसों को आयनित कर देती है। ये बात क्लियर है? देखिएगा, गौर से देखते हैं हम। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। जब हम देखें कि विसर्ग नालिका में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, तो प्रकाश 10⁻² एटीएम पर रहता है, तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो प्रकाश क्यों उत्पन्न होता है? देखिएगा कि यहाँ पास के जो अणु हैं, हम बोल रहे हैं कि गैसें आयनित कर देती हैं। अब हम इसको रिलेट करें कि प्रकाश भी उत्पन्न करती हैं। तो प्रकाश क्यों उत्पन्न करती हैं? कि जब किसी अणु या परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को पाते हैं तो अपने हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। तो जब वो अपना ऊर्जा खो के पुनः अपने मूल स्टेज में, मतलब जो उनका ओरिजिनल ऑर्बिट है, जब उसमें आते हैं तो उस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं प्रकाश के रूप में। ये बात क्लियर है? इसका मतलब है कि जब कैथोड किरणें गैस के कणों पर पड़ रही हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर दे रही हैं, बाहर कर दे रही हैं। तो जब कैथोड किरणें गैस के कणों पर पड़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रही हैं। बाहर निकाल दे रही हैं मतलब आयनित हो रही हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है कि मतलब वहाँ पास जो है उसको ऋणावेशित या धनावेशित कर दे रहा है। ठीक है, तो कैथोड किरणें जो है गैसों को क्या कर देती हैं? आयनित कर देती हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा छठवां है, ये किरणें, कौन सी किरणें? कैथोड किरणें एक्स किरण उत्पन्न करती है। कौन सा किरण उत्पन्न करती है? एक्स किरण उत्पन्न करती है। ठीक है, ये किरणें एक्स किरण उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें एक्स किरण उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करती है? जब कैथोड किरणें किसी हैवी मेटल से टकराती है तो उस हैवी मेटल से निकलने वाला जो रे है उसको एक्स रे बोला जाता है। एक्स रे का उपयोग देखिए कहाँ आप देखते हैं। एक्स किरण जो है, ध्यान दीजिएगा, जो कैथोड रे है, क्या है, कौन सा रे है? जो कैथोड रे है किसी हैवी मेटल, खासकर जब टंगस्टन से जब टकराता है तो यहाँ से जो नया रे निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्स रे। ठीक है, एक्सरे शब्द आप बहुत बार सुने होंगे कि जब आपके घर में कोई पेशेंट या आप ही स्वयं पेशेंट के रूप में कभी डॉक्टर पास गए होंगे, अगर चेस्ट पेन या टूटी हुई हड्डियों को प्रॉब्लम के रूप में या अन्य कोई प्रॉब्लम दिखाए होंगे, तो वहाँ डॉक्टर जो है आपको एक्सरे कक्ष में भेजता है। वहाँ पास जो शरीर के इंटरनल पार्ट हैं उसको एक्सरे फिल्म के रूप में वो आपको दिखाता है कि यहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहाँ पास ऐसा ही इसी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, वहीं से एक्सरे उत्पन्न किया, मतलब एक्स किरणों को उत्पन्न करके एक्सरे फिल्म बनाया जाता है। ठीक है, अब वहाँ एक्स किरण उत्पन्न करने के हो सकता है कि और भी मेथड हो, लेकिन एक्स किरणें जब, कैथोड किरणें जब भी टंगस्टन से या हैवी मेटल से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा 6 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए कैथोड किरणों के प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ठीक है ना? कैथोड किरणें जो हैं, कैथोड किरणें अगर एल्युमिनियम की पतली पत्ती से आके टकराते, पतली पन्नी से, अगर एल्युमिनियम की कोई पतली पन्नी है, कागज के जैसी कोई पन्नी है या उससे भी पतली है, तो उससे आर पार हो जाती है। मतलब अगर एल्युमिनियम की पत्ती है, इधर से कैथोड किरणें आ रही हैं तो इस पार निकल जाएंगी। लेकिन वही एल्युमिनियम की अगर पन्नी मोटी हो गई तो क्या कर लेती हैं? वो कैथोड किरणों को अपने ही में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाहर नहीं निकलने देती हैं। ये एक और कैथोड किरणों का गुण हो गया कि कैथोड किरणें एल्युमिनियम के पतली पन्नी को भेद देती हैं, जबकि मोटी पत्ती में क्या हो जाती हैं? अब एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, 8वां, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब इसको डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट देखिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कैथोड किरणों के संबंध में। 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट ये है कि 8वां कह रहा है कि कैथोड किरणें जो हैं, कैथोड किरणें
फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसे फोगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोगिंग कहा जाता है। याद रखिएगा शब्दावली को, जिसे फोगिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फोटोग्राफिक प्लेट है क्या। जो फोटोग्राफिक प्लेट है या फिल्म के रूप में है या फिर ग्लास पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर लगा हुआ है। जो आपके पेरेंट्स है वो जानते होंगे कि आज से मतलब मान लीजिए कि 15-16 साल पहले जाएंगे तो फोटो वगैरह खींचने के लिए या फोटो संग्रहण के लिए जो कैमरे आते थे उसमें फिल्म लगे रहते थे, जिसको रील्स बोलते हैं। उससे फिर नेगेटिव तैयार करते थे, फिर उससे फोटो एक्सपोज करते थे, उद्भाषण उसको करते थे। तो देखिए कैसे करते थे कि एक्सरे फिल्म है, सॉरी, ये जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट है या वो फिल्म के रूप में है या किस रूप में है, ग्लास पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर लगा है। मान लेता हूं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट है और इस पर सिल्वर ब्रोमाइड का क्या है, लेयर लगा हुआ है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का पूरा लेयर लगा हुआ है। इस पर जैसा ही कैथोड रेज आकर टकराती हैं, मतलब कैथोड रेज इस पर आएंगी तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर लगा है तो सिल्वर ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। और जितने पार्ट में सिल्वर बचा रहता है उतना को क्या कर देता है, काला कर देता है। इस काले से ही फोटो को भी एक्सपोज किया जाता था। ठीक है, इसीलिए अगर आपके घर में देखेंगे कभी आपके पेरेंट्स फोटो वगैरह खिंचवाए होंगे और निगेटिव बचा होगा तो देखिएगा निगेटिव जो रील्स जो फिल्म है उसमें काला काला निगेटिव आता था। ठीक है, तो इस काला होने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, फोगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोगिंग बोला जाता है। ठीक है, नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब ये जिंक सल्फाइड से टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मतलब चमक उत्पन्न करती हैं, है ना। जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड हरे रंग का मतलब लाइट हरा रंग का छटा बिखेरती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 महत्वपूर्ण गुण हो गए कैथोड किरणें का। अब हम बार बार कह रहे हैं कि कैथोड किरणें जो हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या है, पुंज है, कणों का पुंज है। ठीक है, मतलब सरल रेखा में इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, उसी को क्या कह रहे हैं, कैथोड किरण बोल रहे हैं। और एक पार्टिकुलर जो कण है, कार्पसल्स है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1897 में जे थॉम्सन ने जो प्रयोग किया वो यह बात को क्लियर कर दिया कि सभी परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही प्रकार का है, एक ही है। ठीक है, मतलब परमाणु को बनाने वाला मुख्य अवयव इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या किया कि E/m का निर्धारण किया। किसका, E/m का निर्धारण किया। किसने, जे थॉम्सन ने। कैसे किया, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। E/m का निर्धारण का आशय है कि परमाणु से निकलने वाला जो कण था, ठीक है, जो कणीय पुंज के रूप में था, ठीक है, जो कण था, तो कण का आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ही क्या बोला गया, E/m। इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात को निकालना। उसको निकालने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया कि इस प्रकार से कोई विसर्ग नालिका उन्होंने तैयार किया। विसर्ग नालिका जब उन्होंने तैयार किया तो देखिए क्या है, ये हो गया कैथोड प्लेट। यहाँ उन्होंने एक बैटरी लगा दिया। आप गौर से देख रहे हैं, ये बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पास एक स्लिट बना दिया, यहाँ पास एक स्लिट बना दिया। और उन्होंने क्या किया, देखिए कि अगर यहाँ से कैथोड रे निकल रही हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की पुंज निकल रही हैं, तो वो सीधे सरल रेखा में गमन करती हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं, है ना, इस चीज़ को आप जानते हैं। मान लीजिए कि P बिंदु पर यहाँ पास वो टकरा रही हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पास जो है आप विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दीजिए। क्या स्थापित कर दीजिए, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पास मैंने विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र मैंने क्या कर दिया, यहाँ विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि हम जाने कैथोड किरणों के प्रॉपर्टीज में कि कैथोड किरणों पर ऋण आवेशित होती हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया है तो ये इसका क्या है, विक्षेप हो जाएगा, मतलब अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। हो सकता है यहाँ आके टकराए P1 कंडीशन पर। अगर मैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके डायरेक्शन में, मतलब एक मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दूं नॉर्थ और साउथ, और जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट क्षेत्र में कर दूं,
तो हो सकता है कि उसके प्रभाव में ये इधर आ जाता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं ये बोलूं कि किसी एक फील्ड को हटा दिया जाए, तो किसी भी एक फील्ड के प्रभाव में इस इलेक्ट्रॉन पुंज अर्थात कैथोड किरणों का जो मार्ग है वो सर्कल रूप में नुमा हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म में आ जाएगा। तो जहां से उसका सोर्स है वहां से एक रेडियस बन जाएगा। और जब दोनों फील्ड को एक साथ अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को अपोजिट रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैथोड किरणें अपने बिना डायरेक्शन चेंज किए यहाँ पास आके टकराएंगी। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला आता है वो आता है E/m, ठीक है, इक्वल टू E/b²r। इस फार्मूले के माध्यम से जे थॉम्सन ने उस कण पर, परमाणु से निकलने वाले कण पर इलेक्ट्रॉन और उसके द्रव्यमान और उसके आवेश के अनुपात का निर्धारण किया, क्योंकि उन्होंने कैथोड किरणों के प्रयोग में ये देखा कि कैथोड प्लेट से कणें निकल रही हैं, उस पर कितना चार्ज है, उस पर कितना द्रव्यमान है, ये उन्होंने नहीं देखा। तो उन्होंने एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को स्थापित करके उसका आवेश और द्रव्यमान का क्या किया, अनुपात निकाला, एक रेशो निकाला। उन्होंने देखा कि कोई भी इसमें गैस लिया जाए या किसी भी धातु का कैथोड प्लेट के रूप में उपयोग किया जाए, वहां से निकलने वाला कण है उसका E/m जो है सेम है। किसी भी धातु का प्रयोग किया जाए उसका E/m जो है सेम है, और वो है 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। किसी भी धातु का प्रयोग किया जाए उसका निकलने वाला जो कण है उसका चार्ज सेम है, उसका द्रव्यमान सेम है। ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि परमाणुओं का जो निर्माण हुआ है कुछ मौलिक कणों से हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कण खोजा जा चुका था जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था। ठीक है। अब तब तो यह परमाणु कोई भी हो, अलग प्रकार के हो, लेकिन उसका जो मुख्य अवयव कण है जो बाहर निकल रहा है वो सब में सेम है, वो इलेक्ट्रॉन है। उसको नाम दिया गया 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम इसका वैल्यू आता है। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पास जब इतना प्रयोग हो गया तो अब वैज्ञानिकों में क्या है और उत्सुकता जगा तो ये अब जानने लगे कि हमने इस प्रयोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके रेडियस का प्रयोग करके हमने तो उसका E/m को निकाल लिया, एक हम कांस्टेंट वैल्यू को तो निकाल लिए। तो अब दिमाग में आया कि ये भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, अलग अलग इसका भी कोई ना कोई जो है न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। तो इस पर प्रयोग शुरू पुनः हुआ। तो इस पर प्रयोग शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि मिलिकन का तेल बूंद सिद्धांत, जिसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो चार्ज है जो निर्धारण किया कि आखिर वस्तुओं को रगड़ने से चार्ज क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है। तो मिलिकन के हम प्रयोग और उनके जो यंत्र का प्रयोग किया, जो उपकरण का प्रयोग किया, उसको हम देखेंगे तो आपको सब चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखिए मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग कितना मज़ेदार प्रयोग है। देखिएगा, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारण के लिए मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। कुछ इस प्रकार से उनका उपकरण है। ये उनका उपकरण है किसका? मिलिकन का। ये उपकरण है मिलिकन का। ठीक है, ये मिलिकन का उपकरण है। यहाँ पास जो है उन्होंने एक्सरे अंदर करने का मार्ग चुना कि यहाँ से एक्सरे को अंदर डाला जाए यंत्र के अंदर। यहाँ पास उन्होंने एक होल रखा, ठीक है, और यहाँ पास उन्होंने एक नोजल रखा, जिससे क्या होगा, कोई भी द्रव या तेल का प्रयोग करके बूंद बूंद इसमें डाला जाएगा। यहाँ पास से ये तेल बूंद डाला जाएगा और यहाँ पास उन्होंने देखने के लिए माइक्रोस्कोप या अन्य चीज़ जो उस दौर अवेलेबल होगी आसानी से, उसका प्रयोग किया। यहाँ से हम देखेंगे कि अंदर क्या घटनाएं घट रही है। ठीक है, और यहाँ पास उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्थापित किया। किसको स्थापित किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्थापित किया। थोड़ा सा जो हमारा साइंस की थ्योरी है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर तेल बूंद को इस नोजल के माध्यम से छोड़ा जाएगा तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नीचे गिरेगा। ये जानते हैं क्यों गिरेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में गिरेगा। लेकिन
जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो जस्ट उसका जो डायरेक्शन जो रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट रहता है, और उसको उतना हम रखते हैं जितना पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, और ये जो है यहीं रुक जाए। अब थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा कि आखिर ये तेल बूंद यहाँ क्यों रुकेगा। तेल बूंद अभी तो हम ये जान ही नहीं रहे कि इसमें वैद्युतीय गुण आया है कि नहीं, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र यहाँ अप्लाई किए हैं तो यहाँ रुकेगा किसी कंडीशन में कि जब ये धन प्लेट इसको अपने ओर अट्रैक्ट करे और ऋण प्लेट रिपेल करे, और ये फोर्स इतना इक्वल होना चाहिए कि इसको बीच में खड़ा कर दे। तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जब एक्स रे जब इस उपकरण में प्रवेश किया तो यहाँ के जो वायु के कण हैं ये क्या हो गए, आयनित हो गए। आयनित हो गए तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये किस में, तेल बूंद में आकर चपक गए। तो ये तेल बूंद क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। जब ऋण आवेशित हो गया तो अब इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन हुआ तो ये विद्युतीय बल जो है जस्ट गुरुत्वीय बल के साथ ऐसा बैलेंस बनाया गया कि यहीं आके रुक गया। जब इसमें आवेश को मेजर किया जाने लगा तो आवेश कुछ ऐसा दिखने को मिला कि मान लीजिए कि अगर तेल बूंद पर एक इलेक्ट्रॉन आके चिपका है और उस आवेश को हम ई मान लेते हैं, तो ये ई जो है एक वैल्यू हमको आ गया। अगर यहाँ 2 ऋण आवेश आ रहा है तो ये वैल्यू 2e आ रहा है। अगर इसमें 3 ऋण आवेश आ रहा है मतलब यहाँ 3e आ रहा है। तो यहाँ पास आवेश का वैल्यू उन्होंने कुछ इस प्रकार से निकाला, Q = Ne। मतलब इससे कम आवेश की कल्पना अब नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके पूर्ण गुणज में ही बढ़ रहा है। ठीक है, पूर्ण गुणज में ही बढ़ रहा है। तो इसका जब आंकिक वैल्यू निकाला गया ई का, वो निकाला गया -1.6×10⁻⁻19 कूलाम निकाला गया। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोगों से यह हुआ कि जितना भी आवेश देखा जा रहा है इसका अगर बढ़ा तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, है ना, 3/2 गुना या 1/3 गुना या 3/7 गुना ऐसा नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से हुआ। और यदि इसका ये जो है कूलाम जो है चार्ज का जो है SI यूनिट है, और इसका जब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बात करेंगे तो 4.8×10⁻10 ESU मिलेगा। आप फिजिक्स का जब मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों को मात्रक को देखेंगे, नहीं तो क्लास 12th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो ये सब को डिटेल आप अध्ययन करेंगे। अब बात आ गई कि हमने इलेक्ट्रॉन का E/m निर्धारण कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉन पर E का वैल्यू को खोज लिया। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान खोजना बड़ा सरल हो गया था। कैसे सरल हो गया था कि आपने E का वैल्यू खोज लिया और आप पहले ही से E/m का वैल्यू खोज चुके हैं, तो ये E से E कट गया, तो जो बच जा रहा है उसमें क्या बच जा रहा है, आपका मास बच जा रहा है। और उसका आंकिक वैल्यू क्या आ रहा है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या आ जा रहा है, मास आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, मास आ जा रहा है। और ये क्या आ जा रहा है, चार्ज आ जा रहा है। और 1.76×10⁻11 क्या आ जा रहा है, उसका E/m आ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले आंकिक प्रश्नों को या इलेक्ट्रॉन के बारे में जो मूल जानकारी आपको चाहिए वो ये है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए। ज़रूर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।